नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। यह तो तय है कि भारत अपनी सेना को अफगानिस्तान नहीं भेज रहा है, पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि भारत चुपचाप बैठकर इस पठानी मुल्क में अपना निवेश डूबता हुआ देखता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कूटनीतिक बिसातें बिछाना शुरू कर दी है। अभी तक जो पाकिस्तान तालिबान की वापसी पर बल्लियों उछल रहा था और अफगानिस्तान में भारत को सबसे बड़ा लूजर बता रहा था, अब उसके होश उड़ने शुरू हो चुके हैं। पिछले एक हफ्ते से भारत का विदेश मंत्रालय जितना एक्टिव है, ऐसा बहुत कम अवसरों पर देखा गया है। खुद पीएमओ भी हद से ज्यादा सक्रियता दिखा रहा है। पहले पाकिस्तान को भारत का गेम प्लान समझ में नहीं आया था, पर अब समझ में आया है तो उसके हाथ पैर फूलने भी शुरू हो गए हैं। पिछले हफ्ते जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर के दौरे पर पहुंचे थे, तब मदरसा मुल्क की धूर्त बुद्धि में इसका मतलब समझ में नहीं आया था, पर अब यह बात खुल गई है कि विदेश मंत्री उन देशों में गए हैं जहां जहां तालिबान जा रहा है। कतर, ईरान और रूस ऐसे प्रमुख देश हैं जो तालिबान से संपर्क में हैं, और अब भारत भी इनके संपर्क में आ गया है। यह मोदी की कैसी कूटनीति है और कैसे पाकिस्तान के लिए भारी पड़ने वाली है, इसका विश्लेषण भी आगे किया जाएगा। पर पहले यह भी समझ लीजिए कि पिछले हफ्तों में पीएम मोदी और अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी की बातचीत के बाद एक बहुत बड़ा दांव चला गया है। राष्ट्रपति गनी ने कल ऐसा बयान दे दिया जिसने पाकिस्तान की नींद ही नहीं उड़ाई, बल्कि खतरे की घंटी भी बजा दी है। अशरफ गनी ने पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि अगर उन्हें अफगानिस्तान से प्यार है तो डूरंड लाइन को स्वीकार नहीं करे। वे अफगानिस्तान के लिए लड़ रहे हैं तो डूरंड रेखा को नहीं मानेंगे। वादा करिए कि आप देश का पानी दूसरों को नहीं देंगे और दूसरों को अफगानिस्तान पर शासन नहीं करने देंगे। इस बयान का मतलब भी परोक्ष तौर पर पाकिस्तान की बर्बादी है। साथ ही तालिबान के लिए खुद पाकिस्तानी परिस्थिति से निकलने की चुनौती भी बन गई है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि तालिबान पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली है। ऐसे में जिन इलाकों पर उन्होंने कब्जा किया है, वहां गृह युद्ध भड़कने का खतरा भी हो गया है। अशरफ गनी ने जिस डूरंड लाइन का जिक्र करके बड़ा दांव चला है, वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2600 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। इसे ब्रिटिश शासकों ने 1896 में खींचा था। पाकिस्तान इसे मानता है, जबकि अफगानिस्तान इसके खिलाफ रहा है। उसका आरोप है कि पाकिस्तान ने उसके हिस्से की जमीन को कब्जा रखा है। जहां तक तालिबान के इस रेखा को मानने की बात है तो इसका एक गुट हक्कानी नेटवर्क पूरी तरह पाकिस्तान से संचालित होता है, जबकि अफगानिस्तान में खड़े तालिबान के कई गुटों में डूरंड लाइन को लेकर मतभेद है। ऐसा नहीं है कि तालिबान अपने देश से प्यार नहीं करते हैं। इनमें से कई समूह उदारवादी सोच भी रखते हैं और पाकिस्तान के आदेशों को बिल्कुल नहीं मानते हैं। ऐसे में गनी का यह संदेश तालिबान को दो फाड़ कर सकता है, साथ ही पाकिस्तान और तालिबान के रिश्तों में दरार पैदा कर सकता है। तालिबान ने ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और चीन से लगती अफगानिस्तान की सीमाओं पर नियंत्रण कर लिया है। ऐसे में डूरंड रेखा को नहीं मानने वाला बयान तालिबान के लिए चुनौती बन गया है। चुनौती इसलिए कि किसी भी अफगान से बात कर ले, वह कम्युनिस्ट हो या पूंजीपति, तालिबान हो या कबायली लड़ाका, 90 बातों पर एक दूसरे से असहमत होंगे, मगर इस पर सब सहमत होंगे कि डूरंड रेखा एक नाजायज लकीर है और वह इसे बिल्कुल नहीं मानते हैं। आपको बता दें कि भू राजनीतिक और भू रणनीतिक दृष्टि से डूरंड रेखा को विश्व की सबसे खतरनाक सीमा माना जाता है। यह रेखा पश्तून जनजातीय क्षेत्र से होकर दक्षिण में बलूचिस्तान से बीच से होकर गुजरती है। इस प्रकार यह रेखा पश्तून और बलूचों को दो देशों में बांटती हुई निकलती है। अफगानिस्तान के हिसाब से पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत का काफी भूभाग उसका क्षेत्र है। राष्ट्रपति गनी ने तालिबान की देशभक्ति पर सवाल उठाते हुए उसे डूरंड रेखा को लांघने की चुनौती दे दी है, यानी पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। भारत अफगानिस्तान का समर्थक है और तालिबान को लेकर आशंकित रहा है। भारत ने इस मुल्क में $2 अरब से अधिक का निवेश किया है। उसके हित, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों इससे जुड़े हुए हैं। तालिबान के एक धड़े पर पाकिस्तान का भारी प्रभाव है। यदि अफगानिस्तान में तालिबान की पकड़ मजबूत होती है तो यह भारत के लिए स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। भारत ने वहां 7200 किलोमीटर के नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में निवेश किया है, जो ईरान से लेकर रूस तक जाता है। यह कॉरिडोर चीन के सीपैक के लिए भी बड़ी चुनौती है। यदि सुरक्षा हालात बिगड़ते हैं तो यह सब खटाई में पड़ जाएगा। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मसले को अब खुद हैंडल कर रहे हैं। भारत अफगानिस्तान में सक्रिय हो गया है और पाकिस्तान के मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए सदैव कदम उठाता जा रहा है। एक सोची समझी रणनीति के तहत एस जयशंकर को ईरान भेजा गया है। दरअसल ईरान भी डरा हुआ है कि कहीं अफगानिस्तान पर तालिबान का पूर्ण नियंत्रण न हो जाए। ईरान यह भी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान एक नए गृह युद्ध में घिर जाए। ऐसे में अफगानिस्तान को लेकर भारत और ईरान के हित एक जैसे हैं।
दोनों इस मामले में कई स्तर पर सहयोग कर रहे हैं। पूर्व में भारत अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ सक्रिय था, लेकिन ईरान और रूस के साथ उसका ऐसा गठजोड़ नहीं था। पर अब मोदी ने अपनी कूटनीतिक प्राथमिकताएं बदल दी है। जयशंकर के तेहरान पहुंचने से पहले यहां तालिबानी प्रतिनिधिमंडल मौजूद था। वो जब रूस पहुंचे तो वहां भी तालिबानी आए हुए थे। इसका मतलब यह है कि भारत इस समय रूस और ईरान दोनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। तालिबान के आने की स्थिति में भारत चाहेगा कि ईरान और रूस के साथ मिलकर कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। रूस और ईरान के लिए ऐसा करना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि 7,200 किलोमीटर लंबे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में तीनों ही देशों का निवेश है। इस कॉरिडोर पर तीनों देशों में सहमति तो साल 2000 में बनी थी, मगर पीएम मोदी साल 2018 में इसे अफगानिस्तान में गेम चेंजर बना चुके थे। वे जानते थे कि अगर भविष्य में तालिबान फिर से मजबूत हुआ तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आज यही कॉरिडोर भारत के लिए अफगानिस्तान में मजबूत कड़ी बन गया है। वह भी तब जबकि अमेरिका से दोस्ती के चलते ईरान और रूस से उसके रिश्तों में ठहराव आया है। जबकि धूर्त मुल्ला पॉलिसी के बल पर तहमंद फाड़ने वाले पाकिस्तान को बांग की अहमियत तो समझ में आती है, मोदी कूटनीति अभी भी पल्ले नहीं पड़ रही है। पर मोदी कूटनीति अच्छों को समझ में नहीं आती है। एस जयशंकर ईरान गए तो ईरान के नए राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में भारत ने ईरान से तेल की कीमतों पर चर्चा की है। इससे ईरान को संकेत दिया गया है कि भारत जल्दी ही ईरान से तेल का आयात शुरू कर सकता है। भारत ईरानी तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश रहा है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से उसे 2019 के बाद से उस पर रोक लगानी पड़ी थी। बाइडेन के आने के बाद से ईरान पर कुछ प्रतिबंध हटने की उम्मीद की जा रही है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं भारत उठाना चाहता है। मजे की बात यह है कि अमेरिकी गठबंधन नेटो के सदस्य तुर्की के हाथ में काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा कमान रहेगी। इससे तालिबान के समर्थन करने वाले पाकिस्तान से उसके रिश्ते बिगड़ने का खतरा है। ऐसे में रूस, ईरान और भारत तुर्की के साथ मिलकर अफगानिस्तान में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। पाकिस्तान की धूर्त मुल्ला पॉलिसी यहां इसलिए भी फैल हो रही है कि अगर अफगानिस्तान में गृह युद्ध होता है तो मदरसा मुल्क तालिबान के समर्थन में आएगा, जबकि तुर्की को अफगान सरकार का साथ देना पड़ेगा। ऐसे में तुर्की भारत के साथ अपने रिश्ते अच्छे करने चाहेगा। अगर तालिबान से झड़प में तुर्की के सैनिक हताहत हुए तो मामला और भी ज्यादा बिगड़ने का खतरा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।